डॉक्टर सुनैना, ऑल आईवीएफ प्रेगनेंसीज डू दे डिलीवर बाय सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है? नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, सी सेक्शन प्योरली ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशंस के लिए किया जाता है। पेशेंट का जो स्पर्म सैंपल था वो बहुत पुअर था, तो हमने एक स्पेशलाइज टेक्निक यूज़ करी है जिसको माइक्रोफ्लूइडिक्स कहते हैं। हमने उसके थ्रू स्पर्म सैंपल को प्रिपेयर करा, देन फिर हमने उसका इक्सी करा। तो पेरिनेटल टीम इज़ द टीम जिसमें ऑब्स्टेट्रिशियन भी हैं, फीटल मेडिसिन भी हैं, जेनेटिक्स भी हैं। सिमिलरली एक न्यूरोटोलॉजिस्ट का भी रोल वहाँ पे आता है। It is just that it's a precious pregnancy, so called, and we just want them to reassure them and reassure us and give them the best outcome. Hello, I am Dr. Rakhi Goel, a fertility specialist. Today, in view of World IVF Day, which is celebrated every year on 25th July to celebrate the birth of the first IVF baby, the test tube baby Louis Brown, we are talking about the journey of the patients. हम जब कहते हैं you have made it, है ना, तो ये जर्नी जो है हर के लिए डिफरेंट है. Seeing the first 2 lines in a positive pregnancy test, पहली बार बच्चे का हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड पे सुनना, अपने बेबी को पहली बार घर लेके जाना, सीइंग द बेबी वॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो जो एक आईवीएफ का जो जर्नी है टिल स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, अंडरगोइंग द प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड टेकिंग द बेबी होम, इट्स अ लॉन्ग एंड चैलेंजिंग जर्नी. और इसके पीछे एक बहुत पूरा टीम ऑफ स्पेशलिस्ट चाहिए होता है. सो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही एक चैलेंजिंग फर्टिलिटी केस के बारे में, और मेरे साथ है एक टीम ऑफ स्पेशलिस्ट. आई हैव विद मी डॉक्टर सुनैना बंसल, हु इज़ एन ऑब्स्टेट्रिशियन, डॉक्टर हरप्रीत ईश्वर, हु इज़ अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डॉक्टर पल्लवी, हु इज़ आर एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एंड डॉक्टर सौरभ कपूर, हमारे न्यूनेटोलॉजिस्ट. सो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने केस के साथ. एक मेरे पास कपल आए. द फीमेल वॉज 38 years old एंड द मेल पार्टनर वॉज 40 years old. उनको सीवियर एंडोमेट्रोसिस था, उनका ओवेरियन रिजर्व कम था, AMH लो था, मेल फैक्टर प्रॉब्लम भी था, सीमन में एबनॉर्मैलिटीज़ थी. उन्होंने प्रीवियसली 2 बार IVF कराया था जो अनसक्सेसफुल रहा था. हमारे पास आए तो ऑब्वियसली दे वर वेरी डिप्रेस्ड, है ना, प्रीवियस साइकिल्स फेलियर्स से. हमने उनका सारा रिपोर्ट्स को रिव्यू किया, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस किया कि क्या फैक्टर हो सकता है. उनके जो हार्मोनल और मेडिकल फैक्टर्स थे उनको ऑप्टिमाइज़ किया, लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आए और उनका पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान बनाया. डॉक्टर पल्लवी, आई विल कम टू यू. ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं एग रिट्रीवल के बाद उनको नहीं पता होता कि आगे IVF लैब में क्या होता है. कैन यू वॉक अस थ्रू दिस कि आगे क्या रहता है लैब में, व्हाट यू डू? इन एम्ब्रियोलॉजी लैब आफ्टर oocyte रिट्रीवल हम लोग उन oocytes में से मेच्योर oocytes को सेलेक्ट करते हैं. देन जो मेल स्पर्म है उसको अलग टेक्निक से हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं. देन फर्टिलाइजेशन कराते हैं. वो डिपेंड करता है पेशेंट के इंडिकेशन के ऊपर कि हमें IVF करना है और इक्सी करना है. देन फिर उसको एक ऑप्टिमाइज कल्चर में हम लोग उसको डेवलप कराते हैं थ्रू ब्लास्टोसिस्ट. और इस पेशेंट में आपने अलग से क्या किया IVF लैब में? इस पेशेंट में मैम एक्चुअली क्या है, पेशेंट का जो स्पर्म सैंपल था वो बहुत पुअर था, तो हमने एक स्पेशलाइज टेक्निक यूज़ करी है जिसको माइक्रोफ्लूइडिक्स कहते हैं. हमने उसके थ्रू स्पर्म सैंपल को प्रिपेयर करा, देन फिर हमने उसका इक्सी करा और फिर डे 5 कल्चर तक हमने उसको ब्लास्टोसिस स्टेज तक हमने उसको कल्चर करा. ठीक है. सो इस पेशेंट में आगे बिकॉज उनका एडवांस्ड मेटर्नल एज था और उनके प्रीवियस 2 IVF फेलियर्स थे, तो हमने प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग यानी PGTA किया, जिसमें से हम एम्ब्रियो में से कुछ सेल्स लेके हम चेक करते हैं कि वो एम्ब्रियोज जेनेटिकली नॉर्मल है कि नहीं. और फिर हमारा जो एक जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो आया उसको हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया वापस उस पेशेंट में, और हमारा पेशेंट का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया. सो डॉक्टर सुनैना, हम हर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं. सो क्या इस पॉइंट पे हमारा जर्नी ख़त्म हो जाता है? डेफिनेटली डॉक्टर राखी, जर्नी ख़त्म नहीं होता है बल्कि शुरू होता है. ये प्रेगनेंसीज़ थोड़ा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ होती हैं और इन्हें काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है. सो वी कंटिन्यूअसली कीप ऑन फॉलोइंग अप दीज प्रेगनेंसीज़ थ्रू आउट द जेस्टेशन थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स. पर्टिकुलरली कौन सी कॉम्प्लिकेशंस के लिए आप ज़्यादा मॉनिटर कर रहे होते हैं? इस पर्टिकुलर पेशेंट में जैसे और बाकी IVF पेशेंट्स में भी एडवांस मैटरनल एज होती है या कुछ अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटीज़, जैसे कि अगर वेट ज़्यादा है, PCOD है,
तो कुछ तरह की कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी फेलियर्स, मिसकैरेजेस, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन डेवलप होना। तो इन सब के लिए पेशेंट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। डॉक्टर हरप्रीत, आपका इस प्रेगनेंसी के मॉनिटरिंग में आगे क्या रोल होता है, और इस पे भी जानकारी दें कि IVF प्रेगनेंसीज़ की मॉनिटरिंग जो है नॉर्मल प्रेगनेंसीज से कुछ डिफरेंट होती है? So actually as a fetal medicine person, usually हमारा फर्स्ट कॉन्टैक्ट पेशेंट के साथ होता है एट द एंड ऑफ 3 months एट द NT स्कैन। अगर पेशेंट हमें IVF की हिस्ट्री देता है, एक्चुअली द मॉनिटरिंग इज़ द सेम एज इन अदर प्रेगनेंसीज। ओनली वन पर्टिकुलर थिंग वी आर कंसर्न्ड और विच वी टेक एक्स्ट्रा केयर अबाउट इज़ द प्लेसेंटा, बिकॉज IVF प्रेगनेंसीज में थोड़ा सा प्लेसेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसीलिए कई बारी लो लाइंग प्लेसेंटाज होते हैं IVF प्रेगनेंसीज़ में, और कई बारी आगे जाके अगर प्लेसेंटा ठीक फंक्शन ना करे तो बच्चे की ग्रोथ कम साइड पर हो सकती है। उस चीज़ को हमेशा दैट इज़ देयर एट द बैक ऑफ आवर माइंड। बट द फर्स्ट स्कैन इज़ डन एट अराउंड 3 months, दैट इज़ 12 to 13 वीक स्कैन, जिस टाइम पर हम जेनेटिक स्क्रीनिंग फिर से करते हैं। जैसे कि इस केस में पहले से हमने जेनेटिकली सिलेक्टेड एम्ब्रियोज लिए थे, बट दैट डजंट मीन दैट वी विल स्टिल नॉट स्क्रीन। हम इस टाइम पर भी स्क्रीन करते हैं। एंड देन द नेक्स्ट स्कैन इज़ डन एट अराउंड द 5th month, जिस पे हम बच्चे का स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं। एंड एज इन एनी अदर pregnancy, we look for the same and it should be all right. And the only issue is just to take care of the growth in the advanced pregnancy. ओके, सो डॉक्टर सुनैना, कैन यू शेयर कि इनका आगे का प्रेगनेंसी जर्नी कैसा रहा? दिस पेशेंट रियली प्रोग्रेस्ड वेल टिल हर 28 वीक्स, जब उनको हाइपरटेंशन डेवलप होना शुरू हो गया। तो हमने कुछ एंटी हाइपरटेंसिव्स शुरू किया एंड वी वर क्लोजली मॉनिटरिंग जर्नी। 32-33 वीक्स पे जाके शी स्टार्टेड this hypertension started affecting the growth of the baby. So in consultation with the fetal medicine specialist and with the pediatricians, we decided that we'll now deliver the baby safely. So we delivered her at around 33 weeks. So I'll come to you, Dr. Saurabh. क्या आपका पार्ट डिलीवरी के बाद स्टार्ट होता है? नहीं, एक्चुअली आई थिंक इन ऑल प्रेगनेंसीज, जस्ट लाइक ऑल प्रेगनेंसीज, जितनी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें एक न्यूरोटॉलजिस्ट एक पार्ट ऑफ पेरीनेटल टीम होता है। तो पेरीनेटल टीम इज़ द टीम जिसमें ऑब्स्टेट्रिशियन भी हैं, फीटल मेडिसिन भी हैं, जेनेटिक्स भी हैं। सिमिलरली एक न्यूरोटॉलजिस्ट का भी रोल वहाँ पे आता है। तो सिमिलरली इस प्रेगनेंसी में भी, क्योंकि प्रीमेच्योर थे, 33 वीक्स पे हमें बताया गया कि ये बेबी को मतलब डिलीवर करना पड़ेगा। बेबी का वेट अराउंड 1.6 kgs के आसपास एक्सपेक्टेड था, जो कि आम बच्चे से थोड़ा लोअर साइड पे ही था। और हमने प्रेगनेंसी में डिलीवरी से पहले ही पेरेंट्स से मिले और पेरेंट को सारा डिटेल में बताया कि ये बच्चे किस वेट का होगा, अप्रॉक्सीमेटली क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ऐसे बेबीज़ यूजुअली नर्सरी में रहते हैं, जिसको हम NICU कहते हैं। और नर्सरी के अंदर जब बेबीज़ जाते हैं तो इट इज़ अगेन अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी फॉर द फैमिली, क्योंकि वो पहले भी बहुत ज़्यादा टाइम से IVF के लिए ट्राई करते हैं, और अब जब बेबी हुआ है तो बेबी फिर नर्सरी में चला जाता है। तो आई थिंक उस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट देना पेशेंट को और उनको एक क्लियर पिक्चर देना कि बेबी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये हमारा रोल रहता है बिफोर द बेबी इज बॉर्न। और इस बेबी का आप शेयर करेंगे आगे का जर्नी क्या रहा पोस्ट डिलीवरी? बिल्कुल। तो ये बेबी जब हमारे पास बॉर्न हुए तो 1.6 kg इनका वेट था। इनिशियली इनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम थी। लकीली इनको कोई मेडिसिन जो लंग्स को मैच्योर करने के लिए सर्फैक्टेंट दिया जाता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन टाइमली इनको हमने निक्कू में शिफ्ट किया। और टेम्परेचर स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इन बच्चों में, तो हमें इनको थर्मो रेगुलेशन में रखना पड़ता है। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ हमने CPAP जिसे कहते हैं, नाक से एक प्रेशर देते हैं, वो हमने बेबी को लगाया। और CPAP लगाने के बाद बेबी ग्रेजुअली इम्प्रूव करना शुरू हुआ। और इस बेबी को हमने डे 1 ऑफ लाइफ पे फीड नहीं दे पाए थे, तो हमने सेकंड डे ऑफ लाइफ से बेबी को फीड स्टार्ट किया था। वी ऑलवेज़ प्रेफर कि हम मदर का मिल्क ही दें, जिसमें अगेन हमारे ऑब्स्टेटिक्स टीम का और लैक्टेशन टीम का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हमने मदर का मिल्क ही स्टार्ट किया था डे 2 पे। बाय डे 4 बेबी की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स काफ़ी सेटल हो गई थी। फॉर्चुनेटली बेबी को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो नर्सरी में आते हैं, प्रीमेच्योर होते हैं, इन्फेक्शंस के चांसेस भी हाई रहते हैं। तो ये बेबी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 12 डेज़ के आसपास रहा। उस 12 डेज़ की जर्नी में बेबी को हमने ग्रेजुअली वेट गेन की तरफ हम लेके गए। पहले इनिशियली फीड स्टार्ट किया, फिर कैंगरू मदर केयर की सपोर्ट के साथ,
और जो हम नॉर्मल इंक्यूबेटर में बच्चे को रखते हैं, वार्मर में बच्चे को रखते हैं, उसके अंदर रख के बच्चे का वेट गेन हुआ. द मोमेंट बेबी वॉज अराउंड 1.7 kgs, बेबी वॉज सेंट होम. पेरेंट्स को हमने काउंसलिंग किया कि कैसे फीड कराना है, होम केयर कैसे करना है, और जैसे ही बेबी की ब्रीदिंग स्टेबल हुई, वेट एक स्टेबल पे पहुंच गया और घर वाले कॉन्फिडेंट हो गए उस बेबी का ध्यान रखने के लिए, बेबी को घर भेज दिया गया. सो एज़ यू कैन सी कि जो फर्टिलिटी जर्नी है वो बहुत लंबा रहता है. इन कपल का जो इंतज़ार था बेबी का, इट एंडेड आफ्टर 9 years. दे हैव बिन ट्राइंग, सो दे वेंट होम विद अ बेबी. सो हमारे यहाँ पे जो है सारी टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, दे आर ऑल अवेलेबल अंडर वन रूफ. सो उन सब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहता है, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है, सो दैट हमारे जो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट से स्टार्ट होके टिल द बेबी गोज़ होम, उस सारे में सबका इम्पोर्टेंस रहता है. लास्ट में एक क्विक क्वेश्चन सबके लिए. फर्स्ट आई विल आंसर जो मेरे से कॉमनली पेशेंट्स पूछते हैं कि इज़ IVF लीड्स टू अ गारंटेड प्रेगनेंसी, बट नो इट डज़ नॉट. जो IVF का सक्सेस रेट होता है वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है, सबसे ज़्यादा फीमेल की एज पे डिपेंड करता है, और बाकी उनके क्या फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हर पेशेंट का इंडिविजुअलाइज सक्सेस का चांस रहता है. डॉक्टर पल्लवी, पेशेंट्स कॉमनली पूछते हैं कि आर ऑल IVF प्रेगनेंसीज आर ट्विन प्रेगनेंसी? नो मैम, वो टोटली डिपेंड करता है कि हम कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं. ओके. सो डॉक्टर सुनैना, ऑल IVF प्रेगनेंसीज डू दे डिलीवर बाय C-section या नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है? नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, सी सेक्शन प्योरली ऑब्स्टेटिक इंडिकेशंस के लिए किया जाता है. ठीक है. डॉक्टर हरप्रीत, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग करें, इज़ इट समथिंग टू वरी अबाउट? No, it is just that it's a precious pregnancy, so called, and we just want them to reassure them and reassure us and give them the best outcome. ठीक है. सो डॉक्टर सौरभ, आर IVF बेबी इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो नॉर्मल कंसेप्शन बेबीज होते हैं? Not at natural all. They are pregnancies? just similar to babies which are born out of natural conceived pregnancies. Only thing is that they can have a little bit of problems in terms of prematurity or sometimes obstetric complications. So those things have to be seen for. Otherwise, babies are absolutely normal, just like other babies. So I'll conclude by saying that if you are facing some fertility issues, don't be worried. We have a whole team of specialists here, starting from your fertility treatment to your obstetrician, fetal medicines, and the neonatologist. Every successful pregnancy is a collaboration between all the specialists. As they say, it takes a village to raise a child, and we have it here. So I like to thank all the specialists who spared their precious time and discussed this case with us, and dispelled some of the myths around IVF and IVF pregnancies and IVF babies. Thank you everyone for coming here. Thank you. Thank you.